सबको। तो बच्चों सबसे पहले हम टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे देखेंगे, ठीक। तो टेस्ट पेपर बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ, उससे देखो बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं स्टार्टिंग से क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, जिसमें भी डाउट हो आप पूछें। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड देखो। 10 और 15 हॉरिजॉन्टल सरफेस, टेंशन 500, ठीक है। अब टेंशन निकालना है, ठीक है। देखना पहले केस में अगर तुम देखोगे तो देखो ये 10, ये 15 और इधर 500, तो ये इधर चलेगा और एक्सीलरेशन होगा 500/25 यानी कि 20। अब यहां टेंशन मान लो T1, तो T1 इसे चलाएगा, तो 15 × 20 कितना हो गया 300, ठीक है। अब इसे देखो, सेकंड केस में भी 10, 15 और यहां 500 लगाया, तो एक्सीलरेशन अब भी कितना आएगा 20। लेकिन अब यहां T2 मान लो, तो T2 10 × एक्सीलरेशन कितना आएगा 200। तो पहले केस में 250, दूसरे केस में 200, तो 250 200 मैच नहीं कर रहा, सॉरी 300 और 200, 300 200 आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। बोलो मयंक कोई डाउट लग रहा हो? ठीक है ओके बच्चों, फिर देखते हैं फोर्थ नंबर, इसमें कोई डाउट? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17। देखो ये बच्चों 17 में डिस्कस कर रहा हूं, उसे देखो। बॉडी ऑफ मास के जी, ठीक है। वेलोसिटी ये रही, फोर्स ये रहा, टाइम व्हेन वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। तो बच्चों वेलोसिटी तुम्हारे पास है 30I 40J। एक्सीलरेशन बच्चों यहां से मास का डिवाइड करोगे तो माइनस का 1.2I 1J। बच्चों समझे? एक्सीलरेशन बच्चों अगर लिखोगे तो फोर्स बाई मास माइनस का 1.2I माइनस का 1J। ये दिक्कत अब समझो बच्चों। वेलोसिटी 40 है, हमसे क्या पूछा है? टाइम व्हेन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम 0। तो बच्चों ये वेलोसिटी है, इसको देख के बताओ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है 40, और y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन तो हर एक सेकंड में कितनी कम होगी 1। तो 40 से 0 होने में कितना टाइम लेगी 40 सेकेंड। या Vy इक्वल टू Uy प्लस AyT, फाइनल 0, इनिशियल 40 माइनस 1T, टाइम कितना आ गया 40 सेकेंड। बोलो बच्चों कोई दिक्कत लग रही हो? ठीक है 18 में बच्चों कोई डाउट? 19, 20, देखो यहां तक क्लियर है बच्चों, हटा दो इसे। अब बच्चों 20 नंबर देखो। बच्चों ये अरेंजमेंट है, इसमें बच्चों देखो ये चीज है, बच्चों ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर इधर। बच्चों ये तो फिक्स है, ठीक है। अब
ब्लॉक ए मूविंग अवे फ्रॉम वॉल विथ स्पीड v एंड एक्सेलरेशन a। तो मान लो बच्चों वो v से जा रहा है और a से जा रहा है। तो बच्चों समझो, लेट्स से इसको मैं डेटा मान लेता हूँ कुछ 3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों वो 3 से इधर गया तो 1 सेकेंड में आगे कितना जाएगा 3। तो ये रस्सी कितनी बढ़ेगी, ये चारों मिला के कितनी बढ़ गई 12। तो वो रस्सी कहाँ से आएगी, इसी को ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये अगर आगे जाएगा तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा ऊपर। अब ये v से देखो 3 से आगे गया तो 12, 2 से आगे जाता तो 2 इंटू 4 8, v से आगे जाता तो ये कितने से ऊपर जाता 4v से। तो अगर ये v से आगे जाएगा तो ये किससे आगे जाएगा 4v से। ये अगर a से जाएगा तो ये किससे जाएगा 4a से। अब ग्राउंड में तो ये आ गया, ग्राउंड से देखने पे तो ये दिखाई देगा। अब हमसे क्या पूछा है वो देखते हैं। तो समझो, वेलोसिटी ऑफ b इज v विद रिस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऑफ b इज a। तो बच्चों b गलत है, a अभी देखते हैं, b गलत है। वेलोसिटी ऑफ b वो फिर देखो एक्सीलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a वो गलत है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4a है। एक्सीलरेशन ये है वो सोचते हैं। अब समझो, अब बच्चों रिलेटिव निकालते हैं, रिलेटिव। तो बच्चों b की वेलोसिटी इधर आई 4v, a बच्चों कहाँ जा रहा है इधर, उससे दुनिया कहाँ जाती हुई दिखाई देगी पीछे, किस रफ्तार से v। तो 4v और v दोनों का स्क्वायर अंडर कितना आएगा, ऐसी एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना आएगा √17a। तो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन लिखूंगा तो क्या आएगा √17v या √17a। अब √17a अपने पास किस ऑप्शन में है d, तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा d। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा d। अब बच्चों इसके सारे पार्ट चेक करो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। ठीक है बच्चों, चले आगे। ठीक, अब बच्चों वापस हम देखते हैं 21, इसमें कोई डाउट, 22, 23, 22। देखो, a body moving with uniform acceleration cover distance 14 meter in 2 seconds and 18 meter in next 4 seconds. How much distance it travel by it in 5th second? 5th second में निकालना। तो बच्चों देखो, ये यूनिफॉर्म क्रॉसेस कवर है 14 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। बच्चों ये क्लियर है ना, ठीक है। ठीक है, अब बच्चों देखना 14 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। ठीक, तो s इक्वल टू ut, तो u इंटू टाइम कितना है 2, हाफ a, 2 का स्क्वायर 4, 14 मीटर फर्स्ट 2 सेकेंड। अब हमें दिया है 88 इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। तो नेक्स्ट 4 सेकेंड में ये है, तो बच्चों 14 और 88 मिलके कितना हो गया 102। तो 6 सेकेंड का कितना हो गया 102। तो u इंटू 6, हाफ a, 6 का स्क्वायर। बच्चों फिर समझो, 2 सेकेंड का ये है तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब 4 सेकेंड और उसमें 88, तो 2 प्लस मतलब 14 प्लस 88 102। तो 6 सेकेंड में इतना हो गया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों समझो, इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 का 42, 6u 2a इंटू 3 6 से। अब मान लो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 6u कट गए, ये कितने बचे 60, 18 में से 6 गए 12, तो a कितना आ गया 5। a अगर मैं 5 यहां रखता हूं तो देखो 10, 4, 2, u कितना आ गया 2। बोलो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत। तो बच्चों जो हमें डेटा दिया था उससे हमने u और a निकाल लिया, उससे हमने u और a निकाल लिया।
अब बच्चों समझो, nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं u प्लस हाफ a 2n माइनस 1 u2 हाफ एक्सीलरेशन बच्चों 5 2 इंटू 5 माइनस 1 तो 9 5 45 22.5 24.5 वो आना चाहिए। तो आंसर बच्चों 24.5 क्या दिया बच्चों, समझ गए ना? बोलो ईशान को डाउट लग रहा हो? बच्चों अब चेक करो इसके किसी भी पार्ट में कहीं कोई दिक्कत लग रही। बच्चों 23rd इसमें कोई दिक्कत, 24th 25th ओके। अब बच्चों मुझे बताओ इस पेपर में कोई करेक्शन वगैरह लग रहा है कोई भी? 8th में बोल रहे हो? देखो मैं एक बार देख लेता हूँ। ए ब्लॉक विथ स्पीड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, देखो ये ब्लॉक है, उसकी वेलोसिटी मान लो v1, तो देखो ये v से जा रहा, ठीक है? तो अब ध्यान से समझना, ये थीटा है, तो फंडा अपना क्या होता है, रस्सी के अलोंग सेम होना चाहिए। तो ये v1 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा v1 cos 90 माइनस थीटा, तो v1 sin थीटा, और वो किसके बराबर होना चाहिए, v के, तो v1 होना चाहिए v अपॉन साइन थीटा, v अपॉन साइन थीटा। तो सेकंड आंसर क्या दिया इन्होंने, समझ पाए ना? चेक करोगे डाउट लग रहा। ओके बच्चों अभी इसमें कोई करेक्शन वगैरह कोई दिक्कत, चले आगे, ठीक है? हाँ बोलो। हाँ बोलो। मैं एक बार देख लेता हूँ। ए मैन विशेष टू स्विम 400 मीटर, इसकी रफ्तार से रीचेज, सामने ही पहुंच रहा है 400 सेकेंड, डायरेक्शन ही स्विम एंड रिवर फ्लो। देखो इसमें क्या है, जनरली तुमने जो डायग्राम बनाया होगा उसमें हो सकता है तुमने यहाँ से लिया, कहाँ से एंगल लिया, यहाँ से लिया, तो इन्होंने फ्लो की डायरेक्शन से पूछा है। तो मान लो तुम्हारा एंगल 20 डिग्री आया, तो तुम्हें 90 और ऐड करना पड़ेगा। अगर वो इसी लाइन से पूछते तो 20, अगर वो अप स्ट्रीम से पूछते तो 70। तो वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने पूछा क्या है, ठीक है? और बोलो बच्चों कोई दिक्कत? चलें बच्चों आगे। बच्चों इसमें 50 से ज़्यादा किस किस के आ पा रहे हैं? तुमसे तो खैर पूछ लिया, तुमसे भी पूछ लिया, हाँ। और कोई 50 से ज़्यादा वाला कोई? तुम्हारे कितने? ओके, और कोई 50 अबव वाला? तो बच्चों पेपर आसान था, अगर ठीक ढंग से करोगे तो 50 से ऊपर लगभग सब ला सकते हो। तो देखो बच्चों कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, बाकी पेपर ऐसा नहीं था कि आपके नंबर ना आए, ठीक है? खैर बच्चों अब जो अपना टॉपिक चल रहा है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसे देखें। तो बच्चों सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों? सर्कुलर मोशन, ठीक है? उसे बच्चों फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सेकेंड। अब बच्चों इसे एक बार ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ फैजल कुछ कह रहे क्या? तो मैंने कहा ना पेपर को अच्छे से एनालाइज करो, ये चीज़ देखो कि तुम कहाँ लैग कर, उस पर वर्क करो। उसके लिए मैंने ये बताया कि हर जो भी सिली मिस्टेक हो रही है उसको रेड पेन से लिखो, और किस तरह की हो रही है वो भी लिखो, और जब भी नेक्स्ट पेपर हो तो उसको पढ़ के आओ, तो इससे दिमाग में रहेगा कि भाई ये वाली सिली मिस्टेक होती है, अब इसे रिपीट नहीं करना। बाकी करते रहोगे तो फिर वो वही चलता रहेगा। बच्चों अब इसे एक बार देखो और ट्राई करो। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑन, व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फॉर इंटायर मोशन। तो बच्चों मैं ये बोलूँगा हर चीज़ आप काइनेमेटिक्स से रिलेट करो।
क्योंकि इसके फॉर्मूले वगैरह याद नहीं रहते। तो काइनेमेटिक्स में बच्चों याद करो एवरेज वेलोसिटी क्या होती थी, बोलो बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ हो जाएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब बच्चों बताओ टाइम, टाइम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, तो वो दिमाग लगा के निकालो, टाइम निकालो। तो बच्चों सबसे पहले ये समझो, यहां तक तो मैं 41 दे रखा है, लेकिन बच्चों ये पॉइंट तुम्हें नहीं दिया, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस मतलब ये निकालो। मान लो ये 5 सेकेंड आता है तो टोटल टाइम 46, 10 सेकेंड आता है 51। तो बच्चों सबसे पहले चीज़ों को देख के ज्योमेट्री लगा के ये सोचो कि भाई जो ये टाइम हमें नहीं दिया है वो कितना होगा, उस पर पहले बच्चों वर्क करो, फिर हम आगे चीज़ें डिस्कस करते हैं। समझ पाए ना बच्चों, करो फटाफट। लिया ओके, बताओ कितना आया, तुमने क्या सोचा, ठीक है, फिर उस परपेंडिकुलर को वहां यूज कर लिया, सही है। अब और दिमाग लगाओ, एवरेज निकालने का ट्राई करो, ये सही है। बच्चों देखो ध्यान से देखो बच्चों, इधर समझो 16। बच्चों ये परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, ये परपेंडिकुलर बच्चों हमें नहीं पता, h मान लेते तो 1037 h बाई 16, 3/4 h बाई 16, h इक्वल टू 12। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत, ये बच्चों 12 आ गया, ये नहीं पता d मान ली, ठीक है। अब 1053 12 बाई d, 4/3 12 बाई d, तो d यहां से बच्चों कितना आ गया 9। बच्चों फिर समझो, इस ट्राइंगल में 1037 लगाया, 1037 लगाया तो हाइट बच्चों कितनी आ गई 12। बच्चों ये हाइट 12 है तो ये भी 12 होगी। अब इसमें भी वही 1037 लगाया तो D9 आ गया, D9 आ गया। तो बच्चों फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ओमेगा एवरेज बच्चों होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बच्चों बताओ टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम बच्चों कितना आ गया 41 + 9 यानी कि 50। अब बच्चों तुम्हें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों इसके लिए दिमाग लगाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूं। बोलो मयंक टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना, ओके। अब बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करो, वो कैसे आएगा। जिससे भी होता है वो हैंड राइज करे और बताएं। हाँ ईशान, अच्छा कैसे किया, एरिया है बच्चों, याद करो वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ एरिया क्या देगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये 16 ये 41, तो बच्चों ये तुम्हारे पास कितना बचेगा 25। तो इस डब्बे का एरिया लिखोगे 1/2 बेस इंटू हाइट 96। इस डब्बे का एरिया लिखोगे 12 इंटू 25 300।
इस डब्बे का लिखोगे 1/2, बेस 9, हाइट 12, 54। ठीक है, अब टोटल एरिया बच्चों 96 प्लस 54 150, 150 प्लस 300 450, तो 450 अपॉन 50, फाइनल आंसर 9। तो बच्चों अब मैं कंक्लूड करता हूं, एवरेज वेलोसिटी बच्चों कैसे लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, इसका एरिया, टाइम बच्चों हमने ज्योमेट्री लगा के कैलकुलेट कर लिया। तो बच्चों अब पूरा क्वेश्चन एक बार देखो, इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। ठीक है बच्चों, कर लो फटाफट, बोलो आयुष कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, ठीक, हटा दो बच्चों, इसे हटा दो। ठीक है, अब बच्चों वापस हम चीजें समझते हैं। बच्चों इस एग्जांपल को देखो, ये एक टावर है, इससे हमने किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका। फाइंड एंगल ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम वर्टिकल आफ्टर 3 सेकेंड। तो बच्चों 40 की रफ्तार से आगे फेंका, 40 की रफ्तार से आगे फेंका, तो बच्चों हमें बताना है कि 3 सेकेंड के बाद इसका एंगल क्या होगा। बच्चों एक प्रोजेक्टाइल का सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ओके बोलो, हाँ तुम बोलो, नहीं और कोई। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ। बच्चों बताओ इसकी हॉरिजॉन्टल रफ्तार कितनी है। हॉरिजॉन्टल रफ्तार कांस्टेंट होती है या वेरिएबल, कांस्टेंट। बच्चों ये 40। अब बच्चों 3 सेकेंड, बच्चों बताओ वर्टिकल में स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है, हर एक सेकेंड में कितनी बढ़ती है, तो 3 सेकेंड में बच्चों कितनी हो जाएगी 30। अब वर्टिकल यही होता है, तो ये नेट वेलोसिटी बच्चों यहाँ कहीं होगी। तो वो एंगल अगर बच्चों में लिखता हूँ, ये एंगल बच्चों अगर मैं लिखता हूँ तो tan थीटा बच्चों ये परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये बेस, तो 40/30 थीटा बच्चों यहाँ से 53 डिग्री। बोलो बच्चों कोई दिक्कत, समझ गए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत। बच्चों 40 तो वही रहेगी, ये 30 बस आंसर। बोलो प्रज्ञा कोई डाउट। अब बच्चों अगर मैं इसमें पूछता कि भाई स्पीड बताओ, स्पीड,
तो स्पीड कितनी आती, 50। 40 और 30 के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो नेट कितनी हो जाएगी, 50। इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना, आगे चलते हैं बच्चों। इतना क्लियर है बच्चों, सबने कर लिया ये? अब सेकंड पार्ट बच्चों इसमें लिखो, या उससे पहले बच्चों बताओ, पार्टिकल हवा में है तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा, किस तरफ? ठीक है भाई। अब एक्सीलरेशन 10 डाउनवर्ड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बच्चों इसमें आप लिख लो नेक्स्ट, राइट कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, राइट कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, राइट कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल along velocity and perpendicular to velocity, along velocity and perpendicular to velocity, right component of acceleration of particle along velocity and perpendicular to velocity। ठीक है, अब बच्चों समझो, पिछला कर लिया ना सबने, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है बच्चों। अब वापस समझो बच्चों, जैसे ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी बच्चों यहां है, एक्सीलरेशन बच्चों ग्रेविटी का इधर कितना है, 10। बच्चों बताओ ये एंगल कितना है, तो बच्चों अब तुम्हें वेलोसिटी के अलोंग मतलब इधर और उसके परपेंडिकुलर मतलब इधर एक्सीलरेशन के कंपोनेंट लिखने हैं। लिखो, जब मैं पूछूं तब बताना। समझ गए ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? बच्चों बताओ 53 एंगल में कोई दिक्कत? अब इस पार्ट को ट्राई करो। ओके बच्चों, कर लिया? हैंड राइज करें जो आंसर देना चाहें। तुमने कर लिया? सही है बच्चों। देखो, जिससे एंगल टच होता है वो कंपोनेंट किस में आता है, कॉस। तो बच्चों यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो अगर मैं लिखता हूं तो जी कॉस 53, यहाँ जी साइन 53, ठीक है। cos 53 बच्चों 3/5 6, 4/5 8। बोलो कोई दिक्कत? अब मैं बोलता हूं कि भाई अलोंग कंपोनेंट बताओ 6, परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ 8। कोई दिक्कत? काम होगी। तो अब यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? नेक्स्ट बच्चों इसमें लिख लो थर्ड। ठीक है, तो थर्ड बच्चों इसमें लिख लो, राइट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, राइट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन फॉर पार्टिकल, राइट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन फॉर पार्टिकल। ठीक है, अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं वो समझो। बच्चों बताओ इसमें वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट कितना आया?
तो बच्चों बताओ वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट कितना है? तो जो वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ये अभी मैं लिखवा दूँ। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो बच्चों मुझे बताओ अब की सिचुएशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन? बस खत्म हो गया, कोई दिक्कत? ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब बच्चों आगे समझते हैं। हेडिंग लिख लो, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक, अब बच्चों समझते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वो समझते हैं। अभी अभी बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया, जैसे पार्टिकल ऐसे जा रहा था, उसकी वेलोसिटी यहाँ कहीं थी, एक्सेलरेशन यहाँ कहीं था, ये एंगल मान लो थीटा। तो बच्चों एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट क्या निकला अभी के हिसाब से? a cos थीटा। तो जो वेलोसिटी के अलोंग कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो इधर कंपोनेंट होगा उसे बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये समझे? अब बच्चों समझो, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो बिल्कुल इधर लगता है ऐसे, तो वो पार्टिकल को ऐसे खींचेगा तो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और मान लो उधर लग रहा हो तो स्पीड को कम करेगा। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो क्या करता है? स्पीड को कम ज्यादा करता है। वो क्या करता है? स्पीड को कम ज्यादा करता है। स्पीड अगर बढ़ रही है तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा तो बढ़ा देगा, कम हो रही है तो वो उधर लग रहा होगा वो कम कर देगा। और जो ये वाला कंपोनेंट है वो क्या करता है? डायरेक्शन बदलता है, क्योंकि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, तो डायरेक्शन कौन बदलेगा? परपेंडिकुलर। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो क्या करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड कम ज्यादा करता है। क्या करता है? स्पीड कम ज्यादा। अगर मान लो स्पीड कम ज्यादा हो ही नहीं रही, वो तो फिक्स है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? तो अगर स्पीड फिक्स है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। या टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब समझो, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हुए, टेंजेंट, परपेंडिकुलर। टेंजेंशियल क्या करता है? स्पीड को कम ज्यादा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। और इसकी डेफिनेशन ही ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो याद रहे, स्पीड का डिफरेंशिएशन, स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या देता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है ओवरऑल एक्सेलरेशन, और यहां क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट। ये चीज समझ गए बच्चों? अब बच्चों पॉइंट बना के लिख लो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बच्चों मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा, तो अब उसकी वेलोसिटी बदल रही होगी, वेलोसिटी बदल रही होगी। मान लो कोई भी कर्व पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा, तो मान लो बच्चों उसका एक्सेलरेशन यहां कहीं है, ये थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट होगा
वो होगा टेंजेंशियल, और इधर जो कंपोनेंट होगा वो होगा नॉर्मल। समझ गए? इधर की तरफ क्या होगा? टेंजेंशियल, इधर नॉर्मल। अब कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट टू पाथ और वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. Rate of change of speed with respect to time is called tangential acceleration. तो या तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज या ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. तो et से मेरा मतलब है ए टेंजेंशियल. क्या होता है? स्पीड का डिफरेंशिएशन. स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. If particle is moving with constant speed, then tangential acceleration will be 0. तो अगर पार्टिकल की स्पीड फिक्स है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0. कर लो बच्चों इतना. तो बच्चों वही लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग टेंजेंट टू पाथ और वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बच्चों हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन. इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विल बी 0. ये कंपोनेंट है एक्सीलरेशन और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है. अब ये तो किसी इंस्टेंट की है, तो मैं अगर वैसे निकालना है तो पहले वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में लिखनी पड़ेगी. कैसे लिखोगे? 40 स्क्वायर प्लस 10t का होल स्क्वायर का अंडर, वो स्पीड आएगी. उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा. देखो बता रहा हूँ, किसी भी टाइम अगर स्पीड लिखते हो तो हॉरिजॉन्टल तो फिक्स है, और ये कितनी हुई? 10. तो टी टाइम में कितनी होगी? 10t. अब इसका डिफरेंशिएशन तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और अंदर वाले का करोगे तो इसका 0, इसका 200t. अब किस टाइम पे पूछा है? 3 सेकेंड, तो इसमें 3 रखना, वही आ जाएगा. समझ गए ना? ओके बच्चों बताओ अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? कर लो मैं जल्दी. कर लिया बच्चों? कोई दिक्कत? हटा दो ना बच्चों. अब बच्चों ये हमने पढ़ा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपिटल, नॉर्मल, रेडियल, कई सारे नाम.
तो मैंने बताया जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो होता है ये क्या करता है, स्पीड को कम ज्यादा करता है, सॉरी डायरेक्शन को बदलता है। क्या करता है, डायरेक्शन को बदलता है। इसकी वैल्यू होती है v²/r। कैसे आता है वो भी मैं बताऊंगा बट बाद में। तो अब बच्चों नेक्स्ट इसमें लिख लो नॉर्मल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन टुवर्ड इनवर्ड नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर या इनवर्ड नॉर्मल की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल एक्सीलरेशन। ये इनवर्ड नॉर्मल क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। अब AC बच्चों हो जाता है v²/r। v²/r कैसे आता है वो भी बाद में बताऊंगा। अब याद करो बच्चों v = ω/r मैं पढ़ा चुका हूं। तो ω²r² कट गया तो एक और फॉर्मूला आ गया ω²r। इतना समझ पाए बच्चों, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक चीज और समझो, v²/r, इस v × v लिख सकते हो r। एक v को बच्चों लिख दिया ω और एक v को छोड़ दिया तो यहां से एक और फॉर्मूला बच्चा बन जाता है ω × v। समझ पाए बच्चों कैसे आए फॉर्मूले, v²/r, ω²r, ω/v कैसे आता है बच्चों वो भी मैं बाद में बताऊंगा बट अभी इतना कर। इतना कर लिया बच्चों, ओके। अब बच्चों इनवर्ड नॉर्मल से क्या मतलब है वो चीज बच्चों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले इतना कर लिया ना, सबने नोट कर लिया इतना, ठीक है। अब बच्चों वापस आते हैं, देखो ये चीज है। तो बच्चों होता ये है, जैसे इस हिस्से को देखो, इसको लेके एक सर्कल बनाओ। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट तो ये रही, नॉर्मल ये है, तो दो नॉर्मल है, एक ये भी है और एक ये भी है। तो ये सर्कल के अंदर की तरफ वाला नॉर्मल है। तो इस तरफ जो कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं इनवर्ड नॉर्मल। उसे क्या बोलते हैं, इनवर्ड नॉर्मल। अब जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो एक नॉर्मल इस तरफ है, एक नॉर्मल इस तरफ है। तो नॉर्मल कौन सा सही माना जाएगा, जो अंदर की तरफ होगा। तो वो चीज है कि इनवर्ड नॉर्मल की तरफ जो कंपोनेंट होगा उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। उस कंपोनेंट को बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये चीज क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। अब वापस समझो बच्चों, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब फिर समझना नेक्स्ट बच्चों, फिर इसमें लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहां पे उसकी स्पीड v है। उसकी स्पीड कितनी है, v। और आपसे पूछा कि भाई यहां पे मान लो एक्सीलरेशन a है। एक्सीलरेशन मान लो बच्चों इधर कहीं a है, ये एंगल थीटा, ठीक है।
आपसे पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो बच्चों होता ये है, कोई भी एक छोटा सा हिस्सा काट लो, जैसे ये है, ये मान लो कोई कर्व है, इसका इतना हिस्सा एक सर्कल का पार्ट होता है, उसकी रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसकी रेडियस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों अब समझो, मान लो मुझे यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, उसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा ऐसे काट लें, अब इसको लेके सर्कल बना देंगे, इसको लेके सर्कल बना देंगे, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वही होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमें ज्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमें केवल फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो बच्चों अभी भी हमने पढ़ा कि नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, बोलो बच्चों, v स्क्वायर बाई आर। तो r यहां से क्या आया बच्चों, v स्क्वायर बाई ए एन, या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तुम्हें याद क्या रखना है, स्पीड का स्क्वायर, क्या होगा, स्पीड का स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो जब भी बच्चों तुमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो तुम्हें दिमाग में ये रखना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, स्पीड का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन होगा वो। इतना बच्चों नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कस कर, ठीक है, कर लो बच्चों। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों, ओके। अब बच्चों हम इसमें क्वेश्चन समझते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, मैं क्लियर है। अब बच्चों देखो, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है बच्चों? बच्चों बताओ 3 सेकंड के बाद एंगल कितना आया? अगर मैं स्पीड पूछता हूं तो 30 और 40 दोनों का स्क्वायर अंडर 50, कोई दिक्कत? अब बच्चों मैं पूछता हूं नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या आया? नॉर्मल एक्सीलरेशन कितना आया? 8। अब मैं पूछता हूं 3 सेकंड पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो स्पीड का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन, बताओ स्पीड कितनी आई? तो 50 का स्क्वायर 2500, और नॉर्मल एक्सीलरेशन, बस आंसर समझ गए। तो बच्चों थोड़ा सा अगर उसमें जगह हो तो वहीं लिख लो या ऊपर कहीं लिख लो, राइट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, राइट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, राइट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इक्वल टू
3 सेकेंड। समझ गया बच्चों? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों लिखोगे तो 50 का स्क्वायर और नॉर्मल एक्सीलरेशन 82500 डिवाइड बाई 8। डिवीजन बच्चों मैं नहीं कर रहा हूं, वो कर लोगे आप लोग। समझ गए ना? स्पीड का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत बच्चों इसमें अभी? समझ गए ना? चले बच्चों आगे अभी, कोई दिक्कत? ठीक, फिर देखो बच्चों, बच्चों ये कर लिया ना, हटा दो ना, ठीक है। अब बच्चों इसको ड्रॉ करो, 50 मीटर पर सेकेंड और 53 डिग्री। ये मान लो बच्चों इनिशियल स्पीड, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। तो पार्टिकल को ऐसे फेंका प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ड्रॉ कर लिया बच्चों। अब बच्चों इसमें लिखो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए बी एंड सी। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो बच्चों ये समझो, जैसे ए पॉइंट पे अगर मैं देखता हूं तो बच्चों बताओ ए पॉइंट पर रफ्तार क्या है? तो स्पीड तो तुम्हें मिल गई। एक्सीलरेशन बच्चों क्या होगा? वही ग्रेविटी का। वेलोसिटी इधर है 53, बताओ ये एंगल, तो ये एंगल, तो वेलोसिटी इधर है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या हुआ? g cos 53, 10 इंटू 3/5, 6। समझ गए बच्चों? अब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, उससे हमें फिलहाल मतलब नहीं। समझ गए ना? अब बच्चों स्पीड पता है, ये पता है, लिख लोगे। ऐसे ही यहां और यहां तीनों लिख लो, फिर मैं चेक कराता। समझ गए ना बच्चों? ए पॉइंट पे मैंने लिखा, बाकी पॉइंट पे भी आप लिख लो, फिर मैं चेक कराता। केवल एक ही चीज दिमाग में होनी चाहिए, स्पीड का स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी।
हाँ बच्चों, अब अगर मैं ए पे बात करूं, ए पे, तो बच्चों स्पीड का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर 6, 2500 डिवाइड बाई 6। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? अब बी पे, बी पे बच्चों जिसने लिखा हो एक बार हैंड राइज करें। तुम बोलो 150, तुम ओके। और कोई बच्चों? फंडा वही है, स्पीड का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। अक्सर तुम बताओ, तुमने स्पीड क्या ली और एक्सीलरेशन? ओके, तुम बोलो। ठीक है, सही है बच्चों। देखो टॉप पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो केवल हॉरिजॉन्टल स्पीड बचेगी। तो हॉरिजॉन्टल स्पीड बच्चों क्या होगी? 50 cos 53 यानी कि 30। और एक्सीलरेशन बच्चों ग्रेविटी का इधर होगा 10। अब बच्चों बताओ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में क्या एंगल है? तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या है? 10, पूरा ही परपेंडिकुलर है। तो बच्चों अब मैं बी पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखूंगा तो 30 का स्क्वायर अपॉन 10, 90। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? 30 का स्क्वायर अपॉन 10, 90। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बच्चों सी पे लिखने का ट्राई करो। बच्चों बताओ ए और बी में किसी को दिक्कत तो नहीं? मयंक क्लियर है? अब सी पे लिखो बच्चों। बच्चों सी पे जिसने लिख लिया हो बताए। बोलो। सही है बच्चों। देखो ये जो एंगल होता है वो ये होता है, ये जो स्पीड होती है वही ये स्पीड होती है। यहाँ ग्रेविटी का 10, 53 वही बच्चों निकालोगे 53, 37, 53 वही cos 53 sin 53 वही 6 आ जाएगा। सारी कहानी वैसी है। तो ए और सी पे सेम आएगा, ए और सी पे बच्चों सेम आएगा। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? समझ गए ना बच्चों? एक बार बच्चों फिर समझो, जब भी तुमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए तो तुम क्या करोगे? स्पीड पता करो, स्पीड का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, वो तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। कोई दिक्कत बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब बच्चों इसी में सेकंड पार्ट लिखो। सेकंड पार्ट बच्चों, राइट मिनिमम एंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्यूरिंग मोशन। राइट मिनिमम एंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्यूरिंग मोशन। तो पूरे मोशन में मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें लिखना। राइट मिनिमम एंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्यूरिंग मोशन। क्यों लग रहा है तुम्हें ऐसा? ठीक है बच्चों समझो, स्पीड का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन। तो अगर हमें कम से कम रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो स्पीड कम से कम होनी चाहिए जो कि टॉप पे होती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए जो कि स्टार्टिंग पे। तो इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसे पूछ सकते हैं, फाइंड मैक्सिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों मैक्सिमम यही है, मैक्सिमम बच्चों यही है। फिर आपसे पूछते हैं फाइंड मिनिमम, तो बच्चों वो ये हो गई। समझ गए बच्चों? मैक्सिमम ये, मिनिमम ये, खत्म कहानी। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? ठीक है।
क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक है, हटा दो ना बच्चों। अब हेडिंग बच्चों लिख लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कई बार इसे शॉर्ट में बच्चों यूसीएम बोल देते, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूसीएम। ठीक है, अब बच्चों समझो, जैसे ये पंखा तुम्हें दिख रहा होगा, बताओ इसकी रफ्तार अभी बढ़ रही कि कम हो रही? कांस्टेंट रफ्तार। तो कांस्टेंट रफ्तार है तो बच्चों अगर मैं कोई इस पे एक डॉट लगा दूं तो वो कांस्टेंट स्पीड से ऐसे मूव करेगा या कम ज्यादा से? जैसे ये कांस्टेंट स्पीड से ऐसे मान लो घूम रहा है, तो इस पे जैसे ये जो रबड़ चिपकी हुई है वो फिक्स स्पीड से घूमेगी या कम ज्यादा से? फिक्स। तो बच्चों इसी चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसी में मान लो मैंने जैसे इस पर रबड़ चिपका दिया, ऐसे कोई डॉट लगा दी, तो वो डॉट एक फिक्स स्पीड से घूमेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है मयंक? ठीक है तबीयत, कोई दिक्कत? ओके तो बच्चों समझो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये चीज क्लियर है? अब बच्चों बताओ इसमें स्पीड फिक्स है या वेरिएबल? अगर स्पीड फिक्स है तो बच्चों बताओ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। कोई दिक्कत? अब इसमें बच्चों बताओ ओमेगा, घूमने वाली रफ्तार, वो फिक्स है या वेरिएबल? वो भी फिक्स है। तो एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो। वो ओमेगा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। समझ गए? अब लेकिन बच्चों डायरेक्शन तो बदल रही है, पहले वेलोसिटी इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, उस वजह से सेंट्रीपिटल या नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी? v²/r। तो अब बच्चों समझो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं? जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो या ओमेगा क्या हो? कांस्टेंट। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पीड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। तो स्पीड कांस्टेंट है तो ये जीरो, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो। AC वही v²/r या ओमेगा²r, या एक और फॉर्मूला मैंने लिखा था ओमेगा v, वही हो जाएगा। इतना कर लो बच्चों। बच्चों ये पॉइंट समझ गए ना? स्पीड क्या होगी? फिक्स, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स, ओमेगा फिक्स, तो टेंजेंशियल इसका डिफरेंशिएशन जीरो, ओमेगा इसका डिफरेंशिएशन जीरो, ये आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत बच्चों? चले बच्चों आगे। अब बच्चों आगे समझो, ठीक है? अब बच्चों समझना, देखो बच्चों ये सर्कल, ये रेडियस, या उससे पहले एक चीज और लिखवा देता हूँ फिर करवाता हूँ, ये क्लियर है? अब बच्चों अगर हम नेट एक्सीलरेशन लिखें, नेट एक्सीलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ होता है? सेंटर की तरफ, इनवर्ड नॉर्मल। तो
इनवर्ड नॉर्मल ये है सेंटर की तरफ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंट के अलोंग जो कि 0 है, तो ये 0 ये AC, तो नेट एक्सीलरेशन बच्चों कहाँ हो जाएगा, AC ही हो जाएगा, AC मतलब सेंटीमीटर, सेंटर की तरफ। इतना और कर लो बच्चों, फिर देखते हैं। समझ गए ना बच्चों? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो है ही नहीं, बचा सेंट्रीपिटल, तो ओवरऑल एक्सीलरेशन भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल। इतना समझ पाए बच्चों? बोलो ईशान, कोई डाउट लग रहा? पार्टिकल हाँ, अंदर वाला जो एक्सीलरेशन है वो उसकी डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो उसकी पहले इधर वेलोसिटी फिर इधर, तो वो कोई ना कोई एक्सीलरेशन तो चाहिए। ठीक है, ठीक बच्चों। अब बच्चों समझो, इसी में बच्चों ड्रॉ कर लेना। देखो जैसे ये सर्कल, पार्टिकल मान लो बच्चों इस तरह से घूम रहा है, इस पॉइंट पे है, तो वेलोसिटी इधर, या चलो बच्चों एक क्वेश्चन के फॉर्म में करवा दूंगा, ऐसे छोड़ो, इतना कर लिया ना, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक बच्चों, अब मैं इसे हटा देता हूं, हटा दो बच्चों। ठीक, ठीक है बच्चों, मैं हटा रहा हूं फिर। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल बच्चों देखना, बच्चों ये सर्कल, बच्चों ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लो बच्चों पार्टिकल फिक्स स्पीड v से घूम रहा है, या मैं ऐसे लिख देता हूं, स्पीड v और वो फिक्स है, रेडियस बच्चों r, ये एंगल बच्चों मान लो 37, ठीक है, या 37 ही दे देता हूँ, चलो थीटा दे देता हूँ, छोड़ो, ये एंगल थीटा, नाम बच्चों मैंने दिए A B C D E, ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? बच्चों समझ के ना, ये बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? स्पीड v फिक्स है, रेडियस बच्चों r, तो आंसर v और r के टर्म्स में देना है, आंसर किसके टर्म्स में देने हैं, v और r के टर्म्स में। तो बच्चों अब एग्जांपल में ये लिख लो, राइट ओमेगा कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सीलरेशन कॉमा पोजीशन वेक्टर इन IJ फॉर्मेट at point A B C D E, तो बच्चों B पॉइंट को छोड़ देते हैं एक बार, अभी हम A C D E पे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज मैंने क्या पूछी, ओमेगा, उसको बच्चों IJ फॉर्मेट में लिखना है,
और किसके टर्म्स में, वी आर, उसी पैरामीटर में सारी चीजें लिखनी। तो बच्चों अब मुझे बताओ ओमेगा अगर मैं पूछता हूं तो ए पे या बी पे, एक बार बच्चों जो भी बताना चाहे हैंड राइज करे, आईजे फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, जो भी बताना चाहे हैंड राइज करे, बहुत आसान। चलो बच्चों ओमेगा का मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, याद करो बच्चों, ओमेगा को वी और आर के टर्म्स में लिखना है, क्या होगा, फॉर्मूला याद करो, बोलो। v इक्वल टू क्या होता है, बोलो बच्चों, ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाई आर, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, v बाई आर, रेडियस फिक्स है, v फिक्स है, तो क्या ओमेगा तुम्हारा फिक्स होगा, क्लियर है बच्चों। अब बच्चों मुझे फिर बताओ, अब बच्चों मुझे फिर बताओ, इसी को अगर मैं आईजे फॉर्मेट में पूछता हूं, आईजे फॉर्मेट में, तो क्या होना चाहिए, आईजे फॉर्मेट में बच्चों बताओ ये किस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, इनवर्ट, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इनवर्ट। अब इनवर्ट डायरेक्शन है तो बच्चों ओमेगा को अगर मैं आईजे फॉर्मेट में लिखता हूं, ओमेगा, तो ओमेगा बच्चों, ओमेगा ए बी सी डी ई सब पे ही v बाई आर के कैप, लेकिन माइनस का, क्योंकि अंदर की तरफ बच्चों क्लॉकवाइज मैंने घूमता हुआ दिखाया है, तो डायरेक्शन कहां हो जाएगी, इनवर्ट। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो, फैजल क्लियर है, परी तुम्हें क्लियर है बच्चों। ओमेगा की वैल्यू कितनी हुई, v बाई आर, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन कहां होगी, इनवर्ट, x ये है, y ये है, तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जेड, माइनस जेड मतलब माइनस के, खत्म। अब बच्चों तुम लोग क्या करो, ये पहला पार्ट हमने ओमेगा लिख लिया, अब तुम्हें वेलोसिटी लिखनी है वेक्टर फॉर्म में, ए बी सी डी ई। तो बच्चों बी वाली एक बार भले ही ड्रॉप करके पहले ए सी डी ई लिखो, ये बच्चों हम पहले भी लिख चुके होंगे। तो बच्चों v को v के टर्म्स में ही लिखना। तो बच्चों बताओ जब a पे होगा तो वेलोसिटी किस तरफ होगी, a पे होगा तो वेलोसिटी कहां होगी, राइट साइड। अब इस पॉइंट पे कहां होगी, नीचे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अब इसी को तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों बताओ a वाले को क्या लिखोगे, a वाले को क्या लिखोगे, vi, b वाले को, c वाले को, d वाले को, अच्छा हाँ b वाला, बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब बच्चों b वाले को तुम खुद लिखने का ट्राई करो थीटा के टर्म्स में। बच्चों मुझे बताओ ए सी डी ई, इसमें कोई दिक्कत, ए सी डी ई इसमें कोई दिक्कत, करो फटाफट, आप आसान सा है, कुछ ज्यादा है नहीं। अब b पे बच्चों जिसने लिख लिया हो मुझे एक बार बताएं, बोलो। ठीक लग रहा है, बाकी देखते हैं, तुम बोलो। नहीं, देखो देखना वेलोसिटी इधर होगी,
देखना, ये थीटा, तो ये थीटा, या इधर से समझो थीटा 90 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, समझ पाए? या ऐसे देखो थीटा, तो ये एंगल थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब इसका इधर कंपोनेंट कॉस, उधर कंपोनेंट साइन, तो इधर कंपोनेंट v cos थीटा, इधर कंपोनेंट v sin थीटा, ठीक है? अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो v sin थीटा i प्लस v cos थीटा माइनस। अब चेक करो बच्चों, कोई दिक्कत? ये चीज समझ गया बच्चों? अब बच्चों बताओ, एक्सेलरेशन अगर v फिक्स है तो ये किस तरह का मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कौन सा होता है? नॉर्मल या सेंटीमीटर। उसका फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? v स्क्वायर बाई आर। बच्चों v फिक्स है, r फिक्स है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है। अब उसकी डायरेक्शन बच्चों कहाँ होती है? सेंटर की तरफ। तो बच्चों बताओ, ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? सेंटर की तरफ। अब उसकी वैल्यू लिखो बच्चों। यहां तक बच्चों कर लिया, ये सबने कर लिया ना बच्चों? वेलोसिटी और ओमेगा में कोई दिक्कत? अब बच्चों समझो, अब जैसे हमने इसे लिखा है, एक्सेलरेशन एट ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, सी, डी, ई, इसे लिखो बच्चों। बी वाले को भले ही अभी करना चाहो तो अभी कर सकते हो, या पहले ये चार लिख लो, ये चार बहुत आसान। तो ए को अगर बच्चों में लिखता हूं नीचे की तरफ है, वैल्यू कितनी है? v स्क्वायर बाई आर माइनस जे, v स्क्वायर बाई आर माइनस जे। नेहा तुम मुझे बताओ, सी पे एक्सीलेशन क्या होगा? आई जे में। बोलो, आसान सा है, पर क्या तुम बताओ? एक्सीलरेशन आस्था तुम सही। देखो बच्चों, एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर। अब यहां जब होगा तो एक्सीलरेशन सेंटर मतलब इस तरफ हो, इस तरफ होगा, तो हम उसे क्या लिखेंगे? v स्क्वायर बाई आर माइनस आई। समझ गए? अच्छा, ये सी का है, बी का तो अभी छोड़ देते हैं, ठीक है? सी का भी लिख देता हूं, ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत? दीप्ति तुम मुझे बताओ, सॉरी प्राप्ति तुम मुझे बताओ, डी पे एक्सीलरेशन सही है, यहां पे एक्सीलरेशन बच्चों ऊपर की तरफ होगा, तो v स्क्वायर बाई आर प्लस का जे। मयंक तुम बताओ, ई पे। सही है, यहां एक्सीलरेशन इस तरफ होगा, तो v स्क्वायर बाई आर आई। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, बी पे किसी ने लिख लिया हो वो बताए। बी पे, बी पॉइंट पे, आई जी के फॉर्मेट, बी पॉइंट पे साइन थीटा। बहुत आसान है बच्चों, करो बच्चों। पहले इसे लिख लो, फिर मैं बताता हूं। ये कर लिया ना सबने? इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है बच्चों? इसे थोड़ा साइड कर देता हूं, फिर अगर लिख लिया हो तो। लिख लिया ना सबने बच्चों? हटा दो ना इसे, ठीक है? अब बच्चों देखो, बच्चों नहीं समझो, बी एक्सेलरेशन होगा इधर। बच्चों बताओ, ये एंगल कितना होगा?
थीटा। तो बच्चों जिससे एंगल टच हो, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। समझे बच्चों? ये थीटा तो ये थीटा, कॉस साइन। तो अब अगर मैं बी पे एक्सीलेशन लिखता हूं उधर की तरफ, वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस आई, इधर की तरफ वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा माइनस। तो मैं बी बोला था केवल, वो फिर वेलोसिटी बन जाएगी ना। ठीक है, अब बच्चों चेक करो इसमें कोई दिक्कत हो। समझ पाए बच्चों? एक्सीलरेशन तो वही वी स्क्वायर बाई आर है, बट उसके तुम दो कंपोनेंट तोड़ देंगे। दो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर कॉस इधर साइन, तो उधर माइनस आई इधर माइनस जी, खत्म। चेक करो बच्चों कोई दिक्कत हो? बच्चों ये और कोई चीज मैंने लिखवाई थी एक्सीलरेशन के बाद, हाँ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर आप ट्राई करो, या पहला मैं डिस्कस करता हूँ फिर कर लो। ये समझ पाए बच्चों? इसमें कोई डाउट तो नहीं? अब बच्चों पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पहला बच्चों मैं डिस्कस करता हूं फिर बाकी करना। तो आर ए, आर बी, आर सी, आर डी, आर ई, ठीक है। अब बच्चों ए पे पोजीशन वेक्टर, तो यहां से इस तरफ कितनी डिस्टेंस पे है? आर। तो आर ऊपर की तरफ, तो इसको लिखोगे आर जी। क्या लिखोगे? आर जे। अब बी वाले को छोड़ दो, सी डी ई बच्चों लिख लो, फिर मैं डिस्कस कर दूं, और जिसका हो जाए वो बी का ट्राई कर सकते। समझ गए ना बच्चों? बोलो अगर कोई दिक्कत लग रही है। आर जनरली पोजीशन को आर से डिनोट कर देते हैं, याद करो पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट कर देते हैं, काइनेमेटिक्स वगैरह में पढ़ा है, वही है। ओके, पर ये तुम मुझे बताओ सी पे पोजीशन वेक्टर सही है, आर इस तरफ तो आर आई, ठीक है। नेहा तुम बताओ डी पे। सही है, आर माइनस जे। क्लियर है? ओके, फैजुल तुम बताओ ई पे। आर, हाँ सही, उस तरफ होगा तो माइनस आई। ओके, अब बच्चों बी पे जिसने लिख लिया वो बताए। सही है बच्चों, यहां देखोगे तो ये आर है, तो ये कॉस ये साइन, ये कॉस ये साइन, तो कॉस वाले में आई, साइन वाले में जे, तो इसको लिखोगे आर कॉस थीटा आई, आर साइन थीटा जी। समझ पाए? किसी भी पार्ट में बच्चों कोई दिक्कत? अब बच्चों मैं कंक्लूड करता हूं, पहले इतना कर लो फिर मैं बताता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, इसी में बच्चों एक और लिख लो, राइट एंगुलर एक्सीलरेशन। राइट एंगुलर एक्सीलरेशन, बोलो बच्चों क्या होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? बोलो बच्चों। सही है, ओमेगा फिक्स है तो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वी फिक्स है, वी फिक्स है तो ओमेगा फिक्स है, ओमेगा फिक्स है तो एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो। इतना समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत? हटा दूं बच्चों इसे? पूरा क्वेश्चन क्लियर है? तो अब बच्चों फिर और चीजें मैं डिस्कस करता हूं, पहले ये कर लो। अब बच्चों इसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आंसर बच्चों दो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन
बच्चों ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है बच्चों बताओ, इसमें स्पीड फिक्स होती है क्या, स्पीड फिक्स होती है क्या। अब मैं पूछता हूं काइनेटिक एनर्जी फिक्स होती है क्या, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ फिक्स, मास फिक्स, काइनेटिक एनर्जी फिक्स, समझ गए। तो फिर बताओ स्पीड फिक्स होती है, काइनेटिक एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है। अब बच्चों बताओ वेलोसिटी फिक्स होती है, वेलोसिटी फिक्स होती है, बोलो आदित्य क्यों नहीं, क्यों, सही है। देखो बच्चों ये हमने वेलोसिटी लिखी, हम सबका मैग्नीट्यूड लें v आएगा तो स्पीड फिक्स है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर होती है, वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर। तो यहाँ vi, यहाँ माइनस वी जे, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर। स्पीड जरूर फिक्स है लेकिन वेलोसिटी फिक्स नहीं है, वेलोसिटी फिक्स नहीं है। बच्चों बताओ मोमेंटम फिक्स होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो उस वो भी वेक्टर होता है, डायरेक्शन बदलेगी, तो वो भी फिक्स नहीं होगा। तो बच्चों बताओ काइनेटिक एनर्जी फिक्स होगी, वेलोसिटी फिक्स, मोमेंटम क्लियर है ये, ठीक है। अब फिर समझो ये चीज क्लियर है। बच्चों बताओ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फिक्स होगा या वेरिएबल, एक्सेलरेशन देखो v स्क्वायर बाई आर, v फिक्स आर फिक्स, मैग्नीट्यूड फिक्स होगा लेकिन वो वेक्टर है। तो आप देखो यहाँ माइनस जे, यहाँ माइनस आई, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, एक और कुछ और निकला था, तो वो भी क्या होता है वेक्टर होता है। वेक्टर होने की वजह से उसकी डायरेक्शन बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है तो उसे हम फिक्स नहीं बोल सकते। बच्चों फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, बताओ फोर्स फिक्स होगा, क्योंकि जब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बदल रही है तो फोर्स की भी डायरेक्शन बदलेगी। इतना समझ पाए बच्चों। तो अब आपको बोल देंगे इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। मान लो स्पीड फिक्स, वेलोसिटी वेरिएबल, काइनेटिक एनर्जी फिक्स, और उस तरह से 3-4 ऑप्शन दे दिए तो वो चेक कर सकते। समझ पाए बच्चों, सारे पॉइंट्स बच्चों समझे, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब बच्चों बताओ किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी टेंजेंशियल, वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी कहाँ है टेंजेंशियल, एक्सीलरेशन किस तरफ है, तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों बताओ ओमेगा किस तरफ है, इस केस में ओमेगा कहाँ है, चलो कोई नहीं इतना कर लिया ना, ठीक है, यहां तक बच्चों कोई दिक्कत। अब बच्चों नेक्स्ट इसमें लिख लो, एक और पॉइंट लिख लो, राइट एंगल बिटवीन, राइट एंगल बिटवीन, राइट एंगल बिटवीन बच्चों एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी b, एक्सीलरेशन एंड ओमेगा c, एक्सीलरेशन एंड r d, velocity and omega e, velocity and r, ठीक है, f, मान लो ओमेगा एंड r। अब बच्चों सोचो इसी क्वेश्चन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बच्चों एक्सीलरेशन, जैसे अगर मैं देखूं ये सर्कल, बच्चों कोई भी पॉइंट मैं पकड़ लूं, बच्चों बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी किस तरफ है, एक्सीलरेशन किस तरफ है, रेडियस वेक्टर कहां है या पोजीशन वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर इस तरफ होगा। और ओमेगा कहाँ है, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन है इनवर्ड। अब बच्चों सॉल्यूशन लगभग तुम्हारे सामने ही लिख दिया, लिख लो सारी चीजों के एंगल। समझ गए ना बच्चों, देख के बड़े आसानी से आप एंगल्स लिख सकते हो। लिख लिया बच्चों? पीछे आयुष तुम बताओ एक्सीलेशन और वेलोसिटी। सही है बच्चों, एक्सीलेशन और वेलोसिटी 90 डिग्री। ठीक है, राहुल तुम बताओ ए और ओमेगा। बच्चों एक्सीलेशन इधर है, ओमेगा अंदर है। जैसे मान लो एक्सीलेशन बच्चों यहाँ कहीं है, ओमेगा ऐसे अंदर है, तो एंगल कितना हो गया 90। सॉरी तुम बताओ ए और आर के बीच में। सही है, ए इधर है आर उधर है, कितना हो गया 180। आदित्य तुम बताओ वी और ओमेगा के बीच में। सही है बच्चों, जिसको दिक्कत लगे वो पूछ लेना किसी में भी। मयंक तुम बताओ वी और आर के बीच में। देखो वेलोसिटी ये रही, आर ये रही, बताओ एंगल कितना दिख रहा है 90। समझ गए ना? ठीक है, चलो तुम बताओ आशीष ओमेगा और आर के बीच में। सही है। अब बच्चों सारे आंसर्स एक बार देखो, सारे आंसर्स एक बार देखो। किसी भी आंसर में किसी को कोई दिक्कत लग रही हो, रोहित कोई दिक्कत लग रही हो बोलो। किसी भी आंसर में किसी को कोई दिक्कत लग रही हो, समझ गए ना बच्चों? अब बच्चों इसी को थोड़ा घुमा के पूछा जाता, इन ए सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन बच्चों ऐसे देख के बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए डॉट बी 0, ए डॉट ओमेगा 0, ए क्रॉस आर 0, वी डॉट ओमेगा 0। बच्चों बोलो सही है इनमें से कौन कौन से? चारों में से कौन से सही हैं? अच्छा, ये सही, ये सही, ये सही। बच्चों तीनों में 90 डिग्री एंगल है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अब ये सही है कि नहीं? ये भी सही है, क्योंकि 180 एंगल है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 और 180 पे क्या होता है 0, तो ये भी सही है। तो आपसे बोल देंगे इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको इस तरह के 3-4 ऑप्शन दे दिए, आपसे पूछ लिया, तो वहां पे ये चीज पूछी जाती। इतना बच्चों समझ पाए? बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे। ठीक, अब बच्चों समझो, अब इसमें बच्चों बताओ वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बताओ बच्चों क्या होगा? आंसर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी अभी सीखा है। इसमें बच्चों देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, सही है गलत? पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, सही है गलत है? डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन कीप चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स, सही है गलत है?
मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, सही है गलत? गलत है। मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है v² बाई आर, डायरेक्शन बदलती है। अब चूंकि हमें गलत चूज करना है तो हमारे लिए आंसर ये हो जाएगा, समझ गए ना बच्चों? ठीक है, इसे देखो बच्चों, what happened to centripetal acceleration of a revolving body if you double the orbital speed? बच्चों तुम स्पीड को डबल कर रहे हो और एंगुलर स्पीड को आधा कर रहे हो, सोचो एक बार फिर मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों स्पीड को डबल कर रहे हो एंड ओमेगा को हाफ कर रहे हो,